हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा साइटोलॉजी का पार्ट है उसमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट भी बताएंगे, साथ में किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है, हर एक क्वेश्चन को हैंडल करने की ट्रिक भी बताऊँगा साथ साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का लेक्चर। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम है अमर सिंह यादव और हमारा और आपके प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिसको आप देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अब आप लोग पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए, क्योंकि सबके एग्ज़ाम आ चुके हैं। मार्च अप्रैल कुछ जगह तो हो चुके हैं, कुछ जगह हो रहे हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी में भी चल रहे हैं एग्ज़ाम। कल 9 मार्च है, तो कल भी एग्ज़ाम है जूलॉजी का कल। बाकी आने वाले दिनों में मार्च में हर जगह स्टार्ट हो चुके हैं। अवध यूनिवर्सिटी की बात की जाए, वहाँ भी एग्ज़ाम अप्रैल में है। 4 अप्रैल से 3-4 अप्रैल से स्टार्ट है। बाकी अगर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी 25 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, हो जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों का पूरा फोकस अब पढ़ाई पे होना चाहिए। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको ज़्यादा से ज़्यादा। जो थियरी आपकी वीक है, अगर बुक नहीं पढ़े हो जिस थियरी को, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। सेपरेट लेक्चर बना दूंगा उस पर। और अच्छे से कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, साल भर कुछ भी किए हो, 5-6 महीने से क्लासेस चल रही हैं, कुछ भी किए हो, लेकिन अब कंसिस्टेंसी बना दो। और 1 महीना, इवन 10 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 10 दिन भी आप अच्छे से पढ़ लो तब भी नंबर आ सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी है, ठीक है। मैंने खुद कई सारे ऐसे एग्ज़ाम 1 महीने में, लास्ट के 1 महीने में अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से पढ़ के बढ़िया स्कोर किया है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने खुद किया है, ऑब्जर्व किया है। तो आप लोग अगर अच्छी मेहनत करें हैं तो अभी भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी समय है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कोडेड इन द। डीएनए अणु में आनुवंशिक सूचना किस प्रकार अंकित होती है? नंबर ऑफ बेसिस, क्षारों की संख्या के आधार पे उसमें कोड होती है, सूचित होती है, या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम, लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लंबाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडों की संख्या। तो इसमें आपको बता दूं, क्षारों की संख्या है, डीएनए की लंबाई है, और न्यूक्लियोसाइड्स की संख्या इस पर डिपेंड नहीं करता है। जो डीएनए या आरएनए की मूलभूत रचना करने वाली जो इकाई है, यूनिट है, ठीक है। तो मेन यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ही मिलकर आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन एंटी पैरेलल रूप में जुड़ के डीएनए बनाती हैं। आपको पता ही होगा ये क्या है। ये एक डीएनए है, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी पॉलीपेप्टाइड तो प्रोटीन में होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब इसमें क्या होंगे, आपस में पॉलीपेप्टाइड जुड़े होते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड में क्या क्या होता है, बार में पॉलीपेप्टाइड बोल दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, मेनली वही जीन का भी सीक्वेंस होता है। जीन क्या होते हैं, डीएनए का ही मान लो इतना सा पार्ट किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बना रहा है, या डीएनए का इतना सा पार्ट ये, और मान लो इतना सा ये पार्ट किसी स्पेसिफिक हार्मोन का सिंथेसिस करवा रहा है, किसी विशेष केमिकल को बनवा रहा है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करवा रहा है। तो ये जीन इसको बोल देते हैं कि ये ऐसी जीन है जो पार्टिकुलर एंजाइम या फिर वो प्रोटीन को फॉर्म कर रहा है, तो इसको जीन बोल देते हैं। तो मेनली जीन है क्या, जीन के बीच में देखो क्या आया, डीएनए का छोटा सा पार्ट आया, डीएनए का फ्रेगमेंट आया, उसमें क्या है,
न्यूक्लियोटाइड हैं। तो मूल रूप से जो इसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी उसी पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए की कोड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द बैक्टीरियल जीनोम कंटेंस, जीवाणु जीनोम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? देखो जीवाणु जो बैक्टीरिया है ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोट में क्या क्या लक्षण पढ़े थे हम लोग? डीएन जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होते हैं उसमें क्या क्या अंतर पढ़े थे? डीएनए तो दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं और यूकैरियोट में होते हैं। यूकैरियोट में 80 इस प्रकार के राइबोसोम, प्रोकैरियोट में 70 इस प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, यूकैरियोट में होती है। प्रोकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं, गोल्जी बॉडी नहीं होते हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं मेनली। तो ये सब ऑब्सेंट होते हैं, तो पढ़े थे ना। तो इसमें डीएनए होगा लेकिन नो हिस्टोन, इसमें हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होगी, डीएनए तथा कोई हिस्टोन नहीं होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर्कुलर डीएनए उसमें होता ही है बैक्टीरिया में, आप जानते होंगे। इस तरह से जब बैक्टीरियल सेल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, इसमें इस तरह से फोल्डिंग होती हैं बहुत सारी। ये फोल्डिंग क्या होती है? मीसोसोम होती है। जैसे कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। वही माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो ऑक्सीडेशन कराता है ग्लूकोज का, वो काम करता ही है, रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। ये है मीसोसोम। क्या है? मीसोसोम। बैक्टीरिया की बात की जा रही है। इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। तो डीएनए इसका खुद का होता है लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक दैट is used for in vivo replication of DNA, is used for in vivo synthesis of mRNA, is used for in vitro synthesis of mRNA, is used for in vitro replication of specific DNA sequence using thermostable DNA polymerase। अब देखो ये जो PCR है इसके नाम से ही पता चलता है आखिर ये क्या है। हिंदी में भी बता दे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डीएनए के इन विवो द्विगुणन में, mRNA के इन विवो संश्लेषण में, या फिर mRNA के इन विट्रो संश्लेषण में। ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से विशिष्ट डीएनए क्रम के इन विट्रो द्विगुणन में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिएक्शन माने होता है अभिक्रिया, चेन माने श्रृंखला, और पॉलीमरेज क्या होता है? पॉलीमरेज एक एंजाइम है। तो पॉलीमरेज इसका नाम क्या है? पॉली मतलब किसी एक डीएनए सीक्वेंस, ये मान लो छोटा सा तुम्हारा डीएनए फ्रेगमेंट था। अब इसको ये इसका जो जीन है, इस डीएनए में जो जीन होंगे लोकेटेड होंगे इस पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट मिल सकते हैं। और इतना ही फ्रेगमेंट है तुम्हारे पास डीएनए का, तो बहुत सारा बनाना है तुमको प्रोडक्ट। इससे क्या करोगे? मान लो जो तुम्हारा डिजायर प्रोडक्ट है, जो तुम प्रोडक्ट चाहते हो उत्पाद, वो सिर्फ इतना ही डीएनए है कि इसी से बना सकते हो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में रेप्लिकेट करवा सकते हैं कम समय में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। ये ऐसी टेक्निक है जिससे हम छोटे से डीएनए फ्रेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें यूज क्या होता है? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम जो ये होता है थर्मोस्टेबल होता है, क्योंकि जो PCR टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये लगभग 97 डिग्री सेल्सियस पे चलती है। 92 से 97 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो मतलब चलती है। तो इसमें पॉलीमरेज एंजाइम डिग्रेडेट हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं, ठीक। तो इसमें होता क्या है, ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी काम कर सके, हाइयर टेम्परेचर पे भी। तो इसलिए इसमें जो है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे लिखा ना, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि थर्मोस्टेबल होता है, थर्मोस्टेबल मतलब जो ताप स्थायी होता है, बहुत ज़्यादा ताप होने पर भी वो डीनेचर नहीं होता है, वो टूटता नहीं, विकृतीकरण उसमें नहीं होती है। ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है? बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं क्वेश्चन।
तो मेनली याद रखना जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज, ये मेनली प्राप्त होता है साल्मोनेला टाइफिमोरियम से। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से मिलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो गर्म झरनों में रहते हैं। ठीक है, गर्म झरनों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, उनमें जो एंजाइम पाया जाता है पॉलीमरेज वही यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूज्ड फॉर इन विट्रो रिप्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस था आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसको थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करके हम काफ़ी ज़्यादा इन विट्रो रेप्लिकेशन करवा सकते हैं, मतलब प्रतिकृतिकरण करवा सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इसके फ्रेगमेंट मिल जाएंगे और फिर हम डिजायर प्रोडक्ट बना लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का भी ये पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल मीन्स दैट। एंटी पैरेलल होते हैं ना, इससे पहले भी बताया था प्रति समांतर क्या होता है, मतलब एक अगर 3 डेज से 5 डेज की ओर है, ठीक, तो दूसरा जो एंड होगा इस तरह से, तो यहाँ 5 डेज से 3 डेज होगा, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। डीएनए और के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ है कि द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर इज अपोजिट पोजीशन। हाँ, तो यही राइट हो जाएगा। 2 डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर 2 फास्फेट समूह विपरीत स्थितियों पर होते हैं। ठीक, जब स्टार्टिंग होती है यहाँ से 3 डेज और 5 डेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम किसके द्वारा देखा जा सकता है। यही जो डीएनए है इसमें इस तरह से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बीच में लगे होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अगर आरएनए की बात करोगे तो यूरेसिल आ जाता है थाइमिन की जगह पर। तो इस सीक्वेंस को जनरली हम नेकेड आइज तो देख नहीं सकते हैं, डीएनए भी नहीं देख पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो डीएनए के भी पार्ट है अंदर। तो इसको देखने के लिए टेक्निक्स यूज होती है, इसमें दी हुई है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज या लाइट माइक्रोस्कोपी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो होता है, इसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं किसको, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन 1959। 1959 में सन 1959 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, एस ओकोवा को या फिर ए कोनबर्ग। अगले हैं एच खुराना को तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस रहे हैं। ठीक है, और नीरेनबर्ग। ठीक, नीरेनबर्ग इनको भी जानते होंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में वो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं स्पर्म के अंदर, उनको नीरेनबर्ग ने ही देखा था। ठीक, नेवेनकन को नाम भी दिया गया था। तो यस ओकोवा जो हैं इन्होंने आरएनए का सिंथेसिस किया था 1959। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनएज। केवल आरएनए में उपस्थित यूरिडीन है, केवल आरएनए में उपस्थित यूरिडीन। न्यूक्लियोसाइड तो दोनों में होते हैं, न्यूक्लियोटाइड भी दोनों में होते हैं। प्यूरिन कौन कौन सी होती है, प्यूरिन होती हैं थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन। बात करते हैं पिरिमिडीन की, तो इसमें होता है थाइमिन और एडेनिन थाइमिन। जो पायरिमिडीन होती है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 3 इसमें होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन होते हैं प्यूरिन में। ठीक, तो क्या होता है, ये थाइमिन जो है ये कहाँ पाया जाता है, ओनली पूछा, ओनली आरएनए। तो थाइमिन ही ऐसा है जो ओनली आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, थाइमिन किसमें, डीएनए में पाया जाता है।
तो पिरिमिडीन ही वो इसमें से ऑप्शन है जिसमें यूरेसिल आ रहा है, और यूरेसिल से ही क्या बनता है, यूरिडीन। समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें न्यूक्लियोटाइड में अभी बताए थे आपको, शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होगा वो यूरेसिल होगा, और यूरेसिल चूँकि पिरिमिडीन में आता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ओनली यूरेसिल ही आरएनए में प्रेजेंट होता है। फ्यूजन रिएक्शन इज अ स्पेशल टेस्ट फॉर, जो फ्यूजन अभिक्रिया है किसका विशिष्ट टेस्ट होता है, आरएनए का, डीएनए का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का। तो ये डीएनए का विशिष्ट टेस्ट होता है, ठीक है, परीक्षण होता है। इससे हम डीएनए का परीक्षण करते हैं फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच वर्कर्स इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में अर्धसंरक्षी डीएनए रिप्लिकेशन प्रक्रिया की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, मॉडल होता है अर्धसंरक्षी प्रकृति, इसका क्या मतलब है। जब डीएनए से का रिप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड इस तरह से डीएनए का पहले से होता है और इसके सामने दूसरे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह से देख लो, सॉरी इस तरह से होगा। चलो हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको। ये एक डीएनए था, जब इसमें रिप्लिकेशन होगा तो यहाँ से एक नया स्टैंड बनना स्टार्ट होगा, और ये एक स्टैंड पुराना वाला ही था, ठीक है। ये एक स्टैंड जो है वो पुराना वाला था, ये वाला, ये जो है ये पुराना है और ये नया वाला है। तो नए वाले में क्या है, आधा नया बन रहा है और आधा पुराना था, मतलब आधा संरक्षित है पुराना वाला ही, तो इसको अर्ध संरक्षित प्रकृति कहते हैं, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। तो इसको सर्वप्रथम मेसेल्सन एंड स्टाहल ने सन 1957 में डिस्कवर किया था। डिस्कवर किया, एक जो है अवधारणा प्रस्तुत की थी, इस तरह से एप्लीकेशन भी करवाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना, काफ़ी क्वेश्चन इस पर पूछता है। मेसेल्सन एंड स्टाहल ने 1957 में किया था। वन टर्न, अगला क्वेश्चन है, वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फ्रॉम डीएनए बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक हेलिक्स का पूछा है, द हेलिक्स इन, तो इस तरह से हेलिक्स होता है, ये डीएनए है, ठीक है। तो इसका एक हेलिक्स है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक होता है। देखो इधर इसको बाहर बनाएं तो ये इतना पार्ट बनाओ, पहले बना लिए, और बाकी इसका जो आगे का बचा हुआ पार्ट इतना है, तो इसको आगे इसके बना दो, तो पूरा हेलिक्स बन गया ना, एक आधा ये और आधा ये। तो ये पूरा हेलिक्स जो होता है यहाँ से यहाँ, ये हेलिक्स होता है 34 एंगस्ट्रॉम और इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। इस तरह से लिख सकते हैं ना। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो इसको हम एंगस्ट्रॉम को एक जब घात घटाएंगे तो माइनस में है तो आगे बढ़ जाएगा पॉइंट, तो 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो वन हेलिक्स की जो बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर होगा। ए डीएनए क्या होता है, देखो आपको बता दूं, 1 दर्जन डीएनए होते हैं, लगभग 12 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, इस तरह से होते हैं। तो ए डीएनए के बारे में पूछा है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स विद 12 न्यूक्लियोटाइड पेयर टर्न, मतलब 12 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति चक्र के साथ वामावर्त हेलिक्स, या फिर राइट हैंडेड हेलिक्स विद 11 न्यूक्लियोटाइड पैर पर टर्न, 11 न्यूक्लियोटाइड पेयर पर टर्न, हर टर्न में, जैसे कि इस तरह से बी डीएनए में कितने होते हैं, 10 होते हैं हर टर्न में,
और इसमें कितने होंगे, इस तरह से बीच में 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से 7 8 9 10 11 प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये राइट हैंडेड भी होता है एडीएनए। ठीक है। स्टडी द गिवन फिगर ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की स्ट्रक्चरल यूनिट बनाई गई है एक न्यूक्लियोसोम, उसको देखना है फिगर को। फिर आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंटल पार्ट्स इंडिकेट बाय ए बी एंड सी। न्यूक्लियोसोम जो है क्रोमेटिन की संरचनात्मक इकाई के चित्र का अध्ययन कीजिए, इसके भागों की पहचान कीजिए जिन्हें ए बी तथा सी द्वारा दर्शाया गया है। तो इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ये डायग्राम बना हुआ है न्यूक्लियोसोम का। बीच में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर, 8 प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है ये, हिस्टोन प्रोटीन जो कि 8 प्रकार की होती है। इसमें नेमिंग बतानी है। तो सी वाला क्या है, सी तो हिस्टोन है, ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर 100% क्लियर है। पहले वाले में देखो सी क्या बता रहा है, हिस्टोन। दूसरे वाले में क्या बता रहा है, सी बता रहा है ये चमन हिस्टोन। यहाँ देखो क्या बता रहा है, हिस्टोन ऑक्टामर, ये पूरा नाम लिखा है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो जो सी है, सी क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सी हिस्टोन ऑक्टामर। बाकी इसमें भी हिस्टोन लिखा था, ऑक्टामर नहीं लिखा, लेकिन है तो हिस्टोन ही। तो इसको भी देख लेते हैं, लेकिन अगला डिस्कस करते हैं। इनमें जो पार्ट है ए क्या है, ए तो आपको पता ही है, हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ डीएनए है। तो ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ डीएनए भी हो गया और हिस्टोन ऑक्टामर भी हो गया। अब बात करते हैं बी की। तो बी क्या है, बी इसको बताया गया है। तो ये एच1 प्रोटीन होती है, आपको पता ही होगा। बाकी ये जो ऑक्टामर है इसमें H2A H2B इस तरह की बहुत 8 प्रकार की 7-8 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये जो बाहर डीएनए को बांधने का काम करती है न्यूक्लियोसोम के बाहर, इसको क्या बोलते हैं, H1 प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले टर्न से हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर क्लास में, और जल्दी ही कोशिश करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँ। और जूलॉजी ख़त्म करने के बाद बॉटनी पे भी स्टार्ट करूँ, उसके बाद में केमिस्ट्री और बॉटनी साथ साथ चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो पेपर है उससे पहले में अच्छे खासे नंबर लाने भर का आपको तैयार करवा दूं। ठीक है, और आप लोग पूरा देखा करिए वीडियो, 1 बार 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। नहीं आता है कमेंट करो, पूछ लो। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, वहाँ अपने डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछोगे तो लगभग मैं नहीं तुरंत दे पाऊँगा, अगर बिजी रहा फिर भी आपको आधे 1 घंटे में ज़रूर आंसर मिल जाएगा। और मैक्सिमम मैं जल्द से जल्द तुरंत भी दे देता हूँ आंसर। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।